आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का छठा अध्याय रक्त और हमारा शरीर। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में रक्त से संबंधित बातें बताई गई हैं। उसके साथ साथ रक्त बैंक तथा रक्तदान के बारे में भी बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने प्रश्न किया। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से क्या पूछा था कि अगर हम संतुलित आहार खाते रहेंगे तो क्या हम अनीमिया से बचे रह जाएंगे? तो इसके बाद डॉक्टर दीदी ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक तो सही है। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि यह बात कुछ हद तक तो सही है कि हम संतुलित भोजन करने से अनीमिया से बच सकते हैं। लेकिन यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि वैसे तो अनीमिया होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक है, पौष्टिक आहार की कमी के कारण अनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का दूसरा बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। अगर हमारे पेट में कीड़े हो जाएं तो भी हमें अनीमिया हो सकता है। और ये कीड़े किससे होते हैं? तो ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम शुद्ध जल अगर नहीं पिएंगे और दूषित भोजन अगर हम खाएंगे तो ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह ज़रूरी है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। ठीक है, इसलिए अनीमिया से बचने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें घर की, हमारे आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा शुद्ध जल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। ठीक है, भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और केवल साफ़ पानी ही पिएं। जब हम खाना खाएं तो खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए और केवल शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। दीदी ने क्या बताया? डॉक्टर दीदी ने कि हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में जाकर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, जो मतलब कीड़े ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और उनके अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है वो हमारी स्किन यानी त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और कहाँ जाकर रुकते हैं? ये हमारी आंतों में, जिसके कारण अनीमिया हो सकता है। इनसे बचने का सरल उपाय, आसान तरीका क्या है इससे बचने का? कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, कि शौच आदि जाने के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर न घूमें और हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। अनिल ने क्या कहा दीदी उससे कि दीदी आपने तो यह बहुत ही ज़रूरी बात बताई। वह थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला। थोड़ी देर तो वो कुछ सोचता रहा, उसके बाद उसने फिर से कहा, आपने यह भी बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। ठीक है, क्या कहा उसने कि दीदी थोड़ी देर पहले आपने ये भी बताया था कि हमारे खून में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उन सब का क्या काम होता है? ठीक है, तो इस पर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण असल में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ठीक है, जिस प्रकार सिपाही अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सफ़ेद कण हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक है, जब रोगाणु हमारे शरीर पर
दावा बोलने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो कौन मुकाबला करता है उनका? ये सफ़ेद कण, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको WBC भी कहा जाता है। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को अंदर घर नहीं करने देते हैं, ठीक है, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, उनको मार देते हैं। बस संक्षेप में, संक्षेप मतलब सार रूप में या छोटे रूप में, थोड़े शब्दों में यो मान लो कि वे अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। दीदी ने क्या बताया कि आप सिर्फ ये थोड़े शब्दों में ये मान लो कि WBC या सफ़ेद कण हमारे शरीर में होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु कणों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करना। और जो हमारे शरीर में बिंबाणु होते हैं, रक्त बिंबाणु, उनका काम क्या है? जब हमें चोट लग जाती है और खून बहने लग जाता है तो वो खून जम जाता है ना, वो जमाने का कार्य कौन करते हैं? रक्त बिंबाणु, ठीक है। मान लो हमें चोट लग गई, लेकिन थोड़े समय बाद ही खून निकलना बंद हो जाता है, जम जाता है, तो ऐसा कौन करता है? ये बिंबाणु करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की तरह एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट्स कण उस जाले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। मान लो हमारी स्किन थोड़ी सी कहीं से कट जाती है तो कुछ समय बाद उस पर मतलब खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या करता है? जो रक्तवाहिका की कटी दीवार है ना, जो हमारी स्किन कटी हुई है, उसमें मकड़ी के जाले की तरह एक जाला बुन देती है, ठीक है, वो प्रोटीन। और उस जाले में क्या चिपक जाते हैं? ये प्लेटलेट्स कण चिपक जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, और जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद वो स्किन आपस में जुड़ भी जाती है, यानी वो दरार भर भी जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी पर घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, ठीक है। तो ये अनिल ने फिर से पूछा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर घाव हमारे शरीर पर गहरा लगा हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कटी जगह पर कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गहरा घाव हो गया हो, ज़्यादा स्किन कट गई हो, और डॉक्टर अगर ज़रूरत समझे तो उसको ठीक करने के लिए शरीर पर कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं उस कटी हुई जगह पर। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट वाली जगह पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लेकिन जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते तब तक हमें फर्स्ट एड कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्या करनी चाहिए? चोट वाली जगह पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, ठीक है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, तो जब हम वो कपड़ा बांध देंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब उस जगह पर दबाव पड़ेगा तो उस दबाव के कारण रक्त का बहना कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जो उस व्यक्ति की जान बचाने में सहायता कर सकता है, ठीक है। किंतु यदि बहुत अधिक रक्त बह जाए, लेकिन बहुत अधिक रक्त बह जाए और बहना बंद ना हो तो उसे खून चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को खून भी चढ़ाया जा सकता है, दीदी ने समझाते हुए अनिल को बताया। आगे अनिल क्या कहता है कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी ने उसको बताया ना कि अगर किसी व्यक्ति का खून ज़्यादा बह जाए तो और खून उसको चढ़ाना पड़ सकता है। तो अनिल ने फिर से क्या पूछा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून हम उस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसको?
तो दीदी बोली, अनिल प्रत्येक का खून एक सा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सेम एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति को खून की ज़रूरत है तो उस व्यक्ति का खून पहले डॉक्टर चेक करता है कि इसका रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और फिर उसको चेक करके उसी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त उसको चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किंतु ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई भी व्यक्ति मिले नहीं, तब अनिल ने फिर से एक प्रश्न पूछा कि यदि ज़रूरत के समय कोई उस रक्त समूह वाला व्यक्ति न मिले तो क्या करें। तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही तो ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसी मुश्किल समय के लिए ही तो ब्लड बैंक ब्लड बैंक क्या होता है, रक्त समूह बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस प्रकार के बैंक होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं तो उन सभी में इस प्रकार के बैंक होते हैं। इन बैंकों में क्या किया जाता है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ सभी किस्म के मतलब हर तरह के रक्त समूह का रक्त तैयार मिलता है। हर ब्लड ग्रुप का ब्लड वहाँ पर सेफ मिलता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या बताया डॉक्टर दीदी ने कि इन ब्लड बैंकों में रक्त के भंडार हमेशा सुरक्षित रहें, तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो अनिल ने पूछा, क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने क्या कहा, नहीं अनिल, अभी तुम बहुत छोटे हो। 18 साल से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। ठीक है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसा व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक बार में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो एक बार में कितना रक्त निकाला जाता है उसके शरीर से, 300 मिलीलीटर। प्राय यह माना जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। मतलब प्राय लोग मानते हैं कि अगर हमने रक्तदान कर दिया तो हमारे शरीर में रक्त निकलने की वजह से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में तैयार कर लेता है। 300 मिलीलीटर रक्त निकाला जाता है तो हमारा शरीर 300 मिलीलीटर रक्त को कुछ ही दिनों में तैयार कर लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर खून होता है। इसमें से अगर कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो डॉक्टर दीदी ने क्या समझाया कि 5 लीटर खून में से अगर हम 300 मिलीलीटर खून किसी को दे देते हैं और उस खून से उस व्यक्ति का जीवन बच सकता है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ठीक है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो अनिल ने ये बात सुनकर क्या कहा, उसमें जोश आ गया अनिल में कि अगर ऐसा है तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी देते हुए कहा। ठीक है, डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी और कहा कि शाबाश अनिल, तुम बड़े होकर ऐसा ज़रूर करना। ठीक है, ये था हमारा आज का पाठ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।